प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, मैं विश्वनाथ मिश्र एक बार फिर से आपका अभिवादन करता हूं। आज हम नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म पर बातचीत करेंगे। मैं आपसे यह ज़रूर आग्रह करना चाहूँगा कि आप पहले मेरी बात को सुन लें और उसके बाद इस वीडियो के स्लाइड को एक एक करके धैर्यपूर्वक एवं गंभीरता से पढ़ें। आप चाहें तो भविष्य में इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लें। इस वीडियो में जो 35 स्लाइड हैं उनको बहुत यत्नपूर्वक बनाया गया है और इसमें दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नारीवादी विदुषियों के महत्वपूर्ण कथनों का संग्रह किया गया है। इस संग्रह का प्रयोग आप नारीवाद की गंभीर समझ उत्पन्न करने के लिए या नारीवाद की गंभीर आलोचना करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए अब हम आज की अपनी बात शुरू करते हैं। आप सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि 1792 ईस्वी में मेरी वुलसनक्राफ्ट ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स। आप यह भी जानते हैं कि फेमिनिज्म की शुरुआत इसी किताब से होती है। वैसे तो मैरी वुल्सन फेमिनिस्ट फिलॉसफी की चर्चा पहले से ही करती रही हैं, परंतु 1791 ईस्वी में उस फ्रांस में जिसने अभी 3 साल पहले ही वैश्विक मानवाधिकारों की बात की थी, अपने नेशनल असेंबली में एक विधेयक लाया। इस विधेयक में महिलाओं की शिक्षा पर बात की गई थी और उन्हें सिर्फ घरेलू शिक्षा यानी कि हाउस होल्ड वर्क की ही शिक्षा देने की बात की गई थी। इस घटना ने मेरी वुल्सन को काफ़ी निराश किया और वे समझ गईं कि इस समाज में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मापदंड नैतिक मूल्यों और मानवीय विकास पर आधारित नहीं हैं, बल्कि लिंग भेद पर आधारित हैं। वह एक ऐसा समय था जब महिलाओं को रैशनल एजुकेशन में सम्मिलित करना शायद सबसे अधिक ज़रूरी था, क्योंकि उस समय की घटनाएं आधुनिक यूरोप के निर्माण की पहली कड़ी थीं। यदि महिलाएं यहाँ पीछे छूट जाती तो वे इतिहास में इस तरह से ओझल हो सकती थीं कि फिर उन्हें अपनी पहचान तलाशने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता था। मैरी वुल्सन ने इस चुनौती को गंभीरता से स्वीकार किया और अपनी उस पुस्तक में बर्क, जॉन लॉक और विशेषकर रूसो के लेखन की बहुत ही तार्किक और कटु मीमांसा प्रस्तुत की। इस किताब से नारीवादी सिद्धांत, नारीवादी विचारधारा और नारीवादी आंदोलन तीनों ही निकलते हैं। आप सभी एक आंदोलन, विचारधारा और सिद्धांत के रूप में नारीवाद के 3 वेव से जरूर परिचित होंगे। मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, सिर्फ एक सूचना के तौर पर बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब नारीवाद में 4th वेव की भी चर्चा होती है और यह सोशल मीडिया में महिलाओं की भागीदारी या सोशल मीडिया में जिस तरीके से महिलाओं को प्रोजेक्ट किया जाता है उससे संबंधित है। अब यदि यहाँ समझ लें कि वुल्सनक्राफ्ट ने क्या किया या उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तब आपको उन विद्वानों या विदुषियों से प्रश्न करने और समझने का ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क जरूर मिल जाएगा जो भारत में नारीवाद की चर्चा करते हुए इसे ऋग्वेद और उपनिषदों तक खींच कर ले जाते हैं या ले जाती हैं। वुल्सनक्राफ्ट ने अपने कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न नॉलेज फॉर्मेशन सिस्टम की व्याख्या की और इस व्याख्या में बताया कि उनके समय के ज्ञान की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज ऐसा है जो कई तरह के शक्ति संबंधों के ताने बाने मतलब टेक्सचर से बना हुआ है। इस टेक्सचर की सबसे कमज़ोर कड़ी स्त्री है। ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। नॉलेज की संरचना में सबसे कमज़ोर कड़ी स्त्री है, जबकि
समाज की संरचना में वह सबसे महत्वपूर्ण धागा है। इस महत्वपूर्ण धागे की भूमिका घर की चारदीवारी के भीतर है, किंतु घर के चारदीवारी की परिभाषा और उसका स्वरूप वुल्सनक्राफ्ट के समय तक बदलने लगा था। बाहर की दुनिया में जो परिवर्तन आ रहे थे और जो पुरुषों को बहुत रिझा भी रहे थे, क्योंकि उनकी कार्यक्षमता बढ़ रही थी, परंतु स्त्री जैसे ठहरी हुई सी थी। परंतु घर की चारदीवारी के भीतर आने पर ठहरी हुई स्त्री पुरुष को रुचिकर भी नहीं लगती थी। और मज़े की बात यह थी कि उस ठहरी हुई स्त्री को उस ज्ञान ने ही ढाला था जिसका निर्माता स्वयं पुरुष था। वुल्सनक्राफ्ट ने इस ज्ञान की राजनीति को समझा और उसे तोड़ने का सुझाव दिया, जो स्त्री और पुरुष दोनों के बेहतर भविष्य और सामंजस्य के लिए जरूरी था। मतलब यह कि मैरी वुल्सन ने नॉलेज में मेल डोमिनेशन को दर्शाया। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि जब आप नारीवाद की चर्चा के क्रम में वैदिक काल की 1 दर्जन विदुषियों जैसे लोपामुद्रा, गार्गी, वाक आदि की चर्चा सुनते हैं, तब क्या इन विदुषियों ने भी ऐसा ही किया था क्या? या फिर इन विदुषियों ने जो लिखा उसको किसी गुरुकुल में, शिक्षण में, राज पौरोहित्य या कर्मकांड में कहीं प्रयोग में लाए जाने का दृष्टांत मिलता है? खैर, आइए आगे चलते हैं और नारीवाद की सैद्धांतिकी को बहुत ही संक्षेप में समझ लेने का प्रयास करते हैं। नारीवाद का मूल आधार यह है कि स्त्री और पुरुष में लिंग आधारित प्राकृतिक विभेद हैं, परंतु वह डिफरेंस किसी प्रकार के श्रेष्ठता और हीनता मतलब सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी का प्रतीक नहीं है, बल्कि मेल डोमिनेटेड नॉलेज फॉर्मेशन सिस्टम ने फीमेल को हीन और मेल को श्रेष्ठ बना दिया है। इसे ही आज ऐसे कहते हैं कि सेक्स इज नेचुरल एंड जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट। अब जिन लोगों ने यह धारा पकड़ी कि उत्पादन के संबंधों में बदलाव और उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो जाने से जेंडर्ड नॉलेज और जेंडर्ड रिलेशन बदल जाएंगे, उन्हें हम समाजवादी नारीवादी कहते हैं। जिन्होंने यह माना कि जेंडर्ड नॉलेज और जेंडर्ड रिलेशन में बदलाव तभी होगा जब वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज बनेगा, उन्हें हम साम्यवादी नारीवादी कहते हैं। जिन्होंने यह माना कि जेंडर्ड नॉलेज और जेंडर्ड रिलेशन को बदलने के लिए पूरे भाषाई संसार को बदलना होगा, उन्हें हम उत्तर आधुनिकतावादी नारीवादी कहते हैं। जिन्होंने यह माना कि पुरुषों के बनाए नेक महिला के प्रतिमानों को तोड़ने और तकनीक के प्रयोग से महिला होने की बाधाओं से मुक्त होने में ही स्त्री की मुक्ति है, उन्हें हम रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं। इसी तरह जिन लोगों ने यह माना कि महिलाओं को धीरे धीरे संवैधानिक तरीके से राजनीतिक और आर्थिक अधिकार हासिल करने से जेंडर्ड नॉलेज और जेंडर्ड रिलेशन का गठबंधन टूट सकता है, उन्हें हम उदारवादी नारीवादी कहते हैं। और इसी तरह जिन्होंने यह माना कि स्त्री जब तक अपने स्वतंत्र विवेक और स्वतंत्र चयन से अपना निर्माण नहीं करती है, जब तक वह समाज के बनाए सार के अनुसार अपने अस्तित्व को समझेगी, तब तक वह मुक्त नहीं होगी, उन्हें हम अस्तित्ववादी नारीवादी या एग्जिस्टेंशियल फेमिनिस्ट कहते हैं। अब आइए एक बार फिर से भारत पर नज़र डालते हैं। हालिया वर्षों में भारत में पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भारत में फेमिनिस्ट कैरेक्टर के रूप में स्थापित करने की खूब चर्चा हुई है। इस चर्चा के केंद्र में यह होता है कि द्रौपदी ने भरी सभा में युधिष्ठिर से और धृतराष्ट्र की राज्यसभा से यह पूछा कि क्या स्त्री एक वस्तु है जिसे जुए में दांव पर लगाया जाए
और यह भी पूछा कि एक व्यक्ति जो स्वयं अपने आप को हार चुका है वह किसी दूसरे को दांव पर कैसे लगा सकता है। वास्तव में यह सवाल एक जुआरी पति से एक दुखी पत्नी का है। इस प्रकरण में पूरे नॉलेज सिस्टम की पुनर्व्याख्या नहीं की गई है। यही नहीं, सभी सभ्यताओं की कथाओं में ऐसी नायिकाएं उपलब्ध हैं जो द्रौपदी की ही तरह सवाल करती हैं, किंतु उन्होंने कभी पूरे ज्ञान परंपरा की इस तरह से समीक्षा नहीं की है कि उसमें जो नॉलेज फॉर्मेशन प्रोसेस में पॉलिटिक्स ऑफ मेल डोमिनेशन है उसको दिखाया जा सके। फिर भी यदि सभी सभ्यताओं में ऐसी नायिकाओं को खोजा जाए और कुछ लिखा जाए तो मार्क्स एवं एंजेल्स की यह टिप्पणी ही सटीक दिखाई पड़ेगी कि शोषण की शुरुआत परिवार से होती है और स्त्री प्रथम सर्वहारा यानी कि फर्स्ट प्रोलिटेरिएट है। परंतु मुझे आश्चर्य तब होता है जब द्रौपदी को फेमिनिस्ट नायिका की तरह प्रस्तुत करने वाले विद्वान और विदुषी मार्क्स और एंजेल्स से भी खूब चिढ़ते हुए दिखते हैं। अकादमिक विमर्श ऐसे नहीं होता है कि सब कुछ को हम बस अपनी सुविधाजनक तरीके से ही कहते रहें। उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना होता है जिसे तथ्यों के सहारे खड़ा भी करना पड़ता है। अब आइए फिर से यूरोप की ओर रुख करते हैं। स्त्रियों ने जब अपने अधिकारों और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी की मांग करना शुरू किया, उन्हीं दिनों श्रमिक भी एकजुट होकर काम के घंटों को कम करने और मजदूरी बढ़ाने के लिए आंदोलन भी कर रहे थे। ऐसे में घरों में जो श्रम शक्ति कैद थी उसे बाहर निकलने का मौका दिया जाता तो मिल मालिकों और कारपोरेट घरानों को एक नया अवसर प्राप्त हो सकता था। यह एक ऐसा पड़ाव था जहां आकर नारीवाद भी अनेक आंदोलनों एवं सिद्धांतों की तरह पूंजीवाद की पकड़ में आने लग गया और धीरे धीरे यूनिवर्सल सिस्टरहुड का चेहरा भी बदलने लगा। इस दौर में नारीवादी आंदोलन एवं सिद्धांत में अनेक विभाजन आए और इसका परिणाम यह हुआ कि नारीवाद में आवाज़ तो स्त्री की ही रही परंतु भाषा पुरुषों की हो गई। फिर भी इस पूरे दौर में एथिक्स ऑफ केयर में कैरोल गिलिगन ने उतना ही महत्वपूर्ण काम किया जितना जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत को लेकर किया है। परवाह के नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स ऑफ केयर को आप जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना के रूप में भी समझिए और इसे रॉल्स के डिफरेंस प्रिंसिपल के साथ जोड़कर भी समझने का प्रयास जरूर कीजिए। एक उदाहरण से इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पुरुष सार्वभौमिक अवधारणाएं बनाता है जैसे कि रॉल्स ने न्याय का बनाया। ठीक ऐसे ही घर में पिता यानी कि पुरुष सार्वभौमिक अवधारणाएं बनाता है परंतु उन अनेक सार्वभौमिक अवधारणाओं को पर्टिकुलरिस्टिक अप्रोच के साथ ही लागू किया जा सकता है। सार्वभौमिक अवधारणाओं को यदि पर्टिकुलरिस्टिक अप्रोच के साथ डिफरेंस को नज़रअंदाज करते हुए लागू नहीं किया जाए तो इससे न्याय की जगह अन्याय ही उत्पन्न होता है। सार्वभौमिक नियमों को पर्टिकुलरिस्टिक अप्रोच के साथ विभेदों को ध्यान में रखते हुए लागू करना स्त्री की नैसर्गिक विशेषता है और इसी को कैरोल गिलिगन ने एथिक्स ऑफ केयर के रूप में प्रस्तुत किया है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं कि एक पिता ने परिवार में सार्वभौमिक नियम बनाया कि आने वाले होली में सभी बच्चों के लिए नए वस्त्र आएंगे, परंतु पंकज, डॉली, नीलू और गोलू के जो अलग अलग पसंद हैं उनके अनुसार माताजी उनके पसंद के वस्त्रों को लाएंगी और वही तय करेंगी कि चारों बच्चों के कपड़ों में उनके पिता के द्वारा मिले कुल 7,000 रुपये का हिस्सा
किस प्रकार बांटा जाए, और यदि इस बंटवारे से किसी बच्चे को नुकसान हुआ है तो उसकी भविष्य में भरपाई कैसे की जाए। इस तरह यदि इथिक्स ऑफ केयर न हो तो दुनिया बहुरंगी नहीं रहेगी और न ही हमारे पास चॉइस होंगे। इसी तरह यदि आप फेमिनिज्म की बाइबल कही जाने वाली किताब सेकेंड सेक्स, जिसको आप सभी जानते हैं कि सिमोन डी बुआ ने लिखा, उसमें नारीवाद का आधार वाक्य निकलता है कि स्त्री जन्म नहीं लेती बल्कि बना दी जाती है। वास्तव में नारीवाद इसी आधार वाक्य के इर्द गिर्द घूमता है और फिर इतना ही महान आधार वाक्य उत्तर आधुनिक नारीवादियों की ओर से आता है, जिनमें जूलिया क्रिस्टेवा, हेलेन सिचू और लुई इरीग्रे का नाम शामिल है, जिन्होंने यह कहा कि पुरुष के द्वारा बनाई गई बाइनरी भाषा में नारी अपनी पीड़ा भी व्यक्त नहीं कर सकती है, क्योंकि इस भाषा में पुरुष सिंबॉलिक यानी कि आदर्श प्रतिरूप है और स्त्री सिमियोटिक यानी कि उसकी तुच्छ प्रतिछाया मात्र है। यह एक गंभीर चिंतन है जो इक्रिट्यूर फेमिनिज्म और लॉ ऑफ मेडुसा तथा पावर ऑफ हॉरर के इर्द गिर्द घूमता है। इन सब का गंभीरतापूर्वक अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन सबों के गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने के बाद ही नारीवाद के समर्थन में या नारीवाद के विरोध में कुछ सार्थक बातें कही जा सकती हैं। वैसे तो जब पिछली शताब्दी के 8वें दशक में बेट्टी फ्रीडन ने फेमिनिन मिस्टीक के बाद जब सेकेंड स्टेज लिखा और उसमें फेमिनिस्ट मिस्टिक की अवधारणा दिया, तब से पश्चिम में धीरे धीरे नारीवाद अपने अंत की ओर चल पड़ा। सेकेंड स्टेज एक व्यापक सर्वेक्षण के बाद लिखा गया था, जहां फेमिनिन मिस्टिक घरेलू महिलाओं की इस पीड़ा को उजागर करता है कि उनका सार्वजनिक जीवन छूटा जा रहा है। वहीं फेमिनिस्ट मिस्टिक सार्वजनिक जीवन जीने वाली महिलाओं की इस पीड़ा को उजागर करता है कि उनका पारिवारिक जीवन छूटा जा रहा है। इन दोनों अध्ययनों को एक साथ मिलाकर देखिए तो यह दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं कि आधुनिक शहरी और औद्योगिक जीवन शैली में प्राइवेट तथा पब्लिक के मध्य जो गैप है उसे पाटा नहीं जा सकता है। तो क्या प्राइवेट क्षेत्र को यदि पब्लिक क्षेत्र ओवरलैप कर ले तो यह पीड़ा दूर हो सकती है? संभव है कि आपका उत्तर हो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और यह सही भी है। तो क्या फिर प्राइवेट क्षेत्र पब्लिक क्षेत्र को ओवरलैप कर ले तब यह समस्या दूर हो सकती है? संभव है कि आप फिर वही कहेंगे कि नहीं, और आप सही भी होंगे, परंतु वर्चुअलाइजेशन ऑफ वर्क, वर्चुअलाइजेशन ऑफ मार्केट और यहाँ तक कि वर्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर एंड ट्रांजैक्शन ऐसी ही स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जहाँ प्राइवेट और पब्लिक का द्वैत यानी कि डायकॉटमी कमज़ोर हो रहे हैं, परंतु इससे हिंसा कम नहीं हो रही है। अब तो स्त्री का शरीर भी बाजार हो गया है और हिंसा ने भी एक नया स्वरूप ग्रहण कर लिया है। परंतु पश्चिम में नारीवाद के ह्रास को तीसरी दुनिया के ब्लैक फेमिनिज्म ने एक सहारा दे दिया। इस संदर्भ में एंजाल्डुआ के अध्ययन महत्वपूर्ण हैं। वे बताती हैं कि पश्चिमी नारीवाद यूरोपीय स्त्रियों की मुक्ति का शंखनाद तो करता है, किंतु वह तीसरी दुनिया की स्त्रियों पर वर्चस्व स्थापित करता है। अतः स्त्रियों को घर में अपनी संस्कृति और बाहर में पश्चिमी संस्कृति के बीच एक मेल करना होगा, और इसी मेल से तीसरी दुनिया की स्त्रियों की मुक्ति संभव है। आज नारीवाद की अधिकांश कवायद
स्त्री के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर झुक गया है। आधुनिक सभ्यता के आरंभ में आर्थिक मनुष्य की धारणा विकसित हुई थी। आज आर्थिक स्त्री उसमें सहभागी बन रही है और दोनों की सहभागिता से डिमांड बढ़ रहे हैं, बाजार चल रहा है। यहाँ आप यह तय कर सकते हैं कि यदि पिछले 200 वर्षों से अधिक कालखंड में यदि आर्थिक मनुष्य की अवधारणा ने आधुनिक सभ्यता को एक बेहतर स्वरूप प्रदान किया हो, तब स्त्री का भी एक आर्थिक स्त्री बन जाना आधुनिक सभ्यता की बेहतरी को और आगे ले जाएगी। परंतु यदि आपको ऐसा लगता है कि आर्थिक मनुष्य की अवधारणा ने आधुनिक सभ्यता में बहुत सारी विसंगतियों को जन्म दिया है, तो निश्चित ही आप यह मानने के लिए भी बाध्य होंगे कि यदि स्त्री भी आर्थिक स्त्री बन गई जैसा कि वह बनती जा रही है, तब आधुनिक सभ्यता की विसंगतियां और भी अधिक बढ़ेंगी और मानव जाति के समक्ष जो चुनौतियां आ रही हैं उनमें और इजाफा ही होगा। जिस नारीवाद ने दुनिया को अधिक मानवीय बनाने के संकल्प के साथ अपनी यात्रा आरंभ की थी, उसने स्त्री के हक में अकूत सफलता प्राप्त की है, इसमें कोई शक नहीं है। एक दो उदाहरणों के माध्यम से आप इस बात को समझ सकते हैं। कभी आप यह समझने का प्रयास करिए कि उत्पादन के जो उपकरण हैं वे भी पुरुषों के मानकों के अनुसार बनते थे। नारीवाद के आगमन ने इस मिथक को तोड़ा और जब स्त्रियां वर्क प्लेस पर जाने लगीं, तब उत्पादन के उपकरण इस प्रकार भी बनने लगे जो पुरुषों और स्त्रियों दोनों की कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकते हों। इसी प्रकार जो सार्वजनिक कार्यस्थल थे उनकी संरचना भी पुरुष के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती थी। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 20 साल पहले तक ही भारत में सार्वजनिक कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए शौचालय अलग से नहीं हुआ करते थे। संभव है कि एक पीढ़ी पहले के लोगों ने इस तथ्य को देखा हो और समझा हो, किंतु नारीवाद के आगमन ने सार्वजनिक स्थलों की संरचना में भी परिवर्तन लाया। इसी प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन नारीवादी स्वरों के ताकतवर होने की वजह से हमारी सभ्यता में, हमारी समाज में आया है। इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। किंतु नारीवाद के द्वारा जो कुछ प्राप्त कर लिया गया है उससे बहुत अधिक अभी प्राप्त करने योग्य लक्ष्य छूट गए हैं। संभव है कि आने वाली पीढ़ी यदि भोगवादी जीवन दृष्टि से अपना मोह भंग कर ले, तब वह नारीवाद को पुनः पटरी पर ले आएगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो कहा उस बात पर मैंने अभी यह कहा कि आने वाली पीढ़ी या आने वाला चिंतन यदि भोगवादी जीवन दृष्टि से मोह भंग कर ले, तब नारीवाद पुनः पटरी पर आ सकता है। और वास्तविकता तो यह है कि यदि भोगवादी जीवन दृष्टि से मोह भंग ही हो जाए तो संभव है पुरुष और स्त्री, प्रकृति और संस्कृति के बीच में जो खींचतान है वह खींचतान ही कम हो जाए, समाप्त हो जाए। परंतु हमारे आज के चिंतन की, जिनको अक्सर मैं पेड थॉट कहता हूँ, उसकी यह विशेषता होती है कि वह इस व्यवस्था को बचाए रखने के लिए तर्क उत्पन्न किया करती है।
यह एक बड़ी त्रासदी है और इस त्रासदी का उदय, इस त्रासदी की शुरुआत भी यूरोप से ही होती है। वह इस तरह कि पश्चिम में बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए जाते हैं जिनकी प्रकृति अस्तित्वात्मक होती है, एग्जिस्टेंशियल नेचर के क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, लेकिन जब उनके समाधान की बात आती है तब एम्पिरिकल समाधान ढूंढे जाते हैं। आप विचार कीजिए, आपने क्या किया? एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस एराइज किए, सामने रखा, और समाधान कैसा ढूंढा? समाधान एम्पिरिकल था। यही इस व्यवस्था के समक्ष चिंतन और व्यक्ति का गौण हो जाना है। और जब चिंतन और व्यक्ति व्यवस्था के समक्ष इस तरीके से गौण होते जाते हैं और उनके गौण होने को महिमा मंडित किया जाने लगता है, तब समस्याएं पृष्ठभूमि में ढकेली जाती हैं, उनका समाधान कम होता है। और यह हमारे समाज की, हमारे आज के समय की एक बड़ी त्रासदी है। खैर, यह तो मैंने कहा कि मैं आने वाली पीढ़ी के साथ अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि जो आज की वर्तमान पीढ़ी है उसकी दशा और दिशा बहुत ही दिग्भ्रमित सी मुझे दिखाई पड़ती है। अब अपनी बात का समापन करने से पहले यदि एक बार फिर से हम द्रौपदी पर लौट करके आएँ तो कुछ और बातें की जा सकती हैं। आपने द्रौपदी की कथा को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसे आप पढ़ने का, समझने का प्रयास कीजिए। पहले ही मैं कह दूं कि यह एक ऐसा चरित्र है जिसमें से नारीवाद की वैचारिकी का एक बहुत बड़ा भाग जो अभी तक अनावृत है, नहीं खुला है, उसे खोला जा सकता है। यहाँ आप सवाल कीजिए कि द्रौपदी को कैसा पति चाहिए था? ऐसा पति जो एक व्यक्ति के भीतर संभव नहीं है। जो गुण द्रौपदी को एक पति में चाहिए थे, वे सारे गुण एक व्यक्ति में संभव नहीं थे। इसीलिए उसे महाभारत के कथानक में 5 व्यक्ति मिलकर पूरा कर रहे होते हैं। आपने इस कथानक को जरूर पढ़ा या सुना होगा। ऐसे ही आप एक युवक के मन की बात सुनिए या स्वयं अपने आप से पूछिए। संभव है कि आपका उत्तर भी एक प्रेयसी या पत्नी को लेकर शायद वैसा ही होगा जिसमें आप तरह तरह के गुण देखना चाहते होंगे। यहाँ जो समस्या है उसको गहराई से समझ लेने की ज़रूरत है। यह जो समस्या है जो महाभारत में आई है, वास्तव में वह बहुविवाही परिवारों से एक विवाही परिवार की ओर संक्रमण करने के काल में जो अस्तित्वात्मक चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को रेखांकित करता है। एक पक्ष तो इसका ये है। दूसरा पक्ष इसका यह है कि प्रकृति और संस्कृति, एक बार इसको बाइनरी टर्म में मत समझिए, दोनों को ऐसे समझिए कि प्रकृति और संस्कृति में निरंतरता और स्थायित्व दोनों एक साथ पाए जाते हैं। यह निरंतरता और स्थायित्व मनुष्य की प्रकृति का भी अंग है, उसकी बायोलॉजी का भी अंग है। हमारे सेल निरंतर मरते रहते हैं और हमारे शरीर के सेल नए तरीके से निरंतर बनते भी रहते हैं। ऐसी ही बनावट एक खाली मस्तिष्क की होती है, एक अनगढ़ मस्तिष्क की होती है, या कभी कभी कहिए
कि वह एक प्योर माइंड की भी होती है। यह जो प्योर माइंड है, जिसके ऊपर समाज का, संस्कृति का, ज्ञान का कोई बोझ न हो, कोई दबाव न हो, जहां नैतिकता और अनैतिकता का भेद न हो, वहां पर किया गया चयन, और जब ये सारे मापदंड बन गए हों, ज्ञान की एक विरासत बन गई हो, समाज की एक श्रृंखला बन गई हो, नैतिक नियमों की एक विस्तृत श्रृंखला बन गई हो, वहाँ पर मनुष्य को उस तरीके का चॉइस नहीं होता है जैसा चॉइस उसे इसके अभाव में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ फिर से द्रौपदी के साथ इस बात को जोड़ करके समझिए तो यह दिखाई पड़ता है कि एक व्यक्ति के भीतर किस प्रकार से वे सारे गुण लाए जाएं, चाहे वह एक स्त्री हो, चाहे वह एक पुरुष हो। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के जो जैविक बंधन होते हैं, जो उसके बायोलॉजिकल बाइंडिंग्स होती हैं, उनको तोड़ा जाए। अब मनुष्य के भीतर जो जैविक बंधन है, उसको तोड़ने का प्रयास यह आधुनिक सभ्यता कहाँ पर करती है और किस प्रकार से करती है। जैविक बंधन को तोड़ने के सारे प्रयास जो आज हो रहे हैं, वह स्त्री को और पुरुष को एक आर्थिक मनुष्य बनाने के नाते हो रहे हैं। मतलब वह एक अच्छा उपभोक्ता हो जाए, वह एक अच्छा उत्पादक हो जाए। अच्छा उपभोक्ता होना और अच्छा उत्पादक होना एक बहुत बड़े पैमाने में जैविक बंधनों से जकड़ा हुआ होना ही है। तो एक और हमने मनुष्य की एक ऐसी परिभाषा बना रखी है, स्त्री और पुरुष का एक ऐसा खाका तैयार करके रखा है जिसमें उससे अपेक्षा की जाती है कि वह जैविक बंधनों से बड़े पैमाने पर जकड़ा हुआ ही रहे। तो इस जकड़न के साथ जब वह चेतन प्राणियों के साथ व्यवहार करेगा, मतलब स्त्री पुरुष के साथ व्यवहार करेगी और पुरुष स्त्री के साथ व्यवहार करेगा, तो दोनों के बीच में तनाव, दोनों के बीच में विघटन, दोनों के बीच में हिंसा तो अवश्यम भावी है। जो द्रौपदी का कथानक है, उस कथानक में फेमिनिज्म को लेकर के एक ही साथ एक बड़ी ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और अस्तित्वात्मक समस्याओं की परतों को खोलने का एक आयाम प्रस्तुत होता है। हमें ज़रूरत है कि यदि हम भारत में नारीवादी चिंतन को सैद्धांतिक स्वरूप देना चाहते हैं, तो उसे सिद्धांतों के आधार पर ही गढ़ा जाना चाहिए। अभी तक भारत में कुछ ही ऐसी नारीवादी विदूषियाँ हुई हैं जिन्होंने इस तरह का प्रयास किया है, किंतु वह प्रयास भी बहुत अधिक संगठित और स्थापित, मान्यता प्राप्त नहीं हो पाया है। यह मैं आने वाली पीढ़ियों से आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस संदर्भ में कुछ कीजिए और कुछ करने के लिए बहुत गंभीरता से पढ़ने लिखने की ज़रूरत है। खैर, द्रौपदी के इस कथानक को मैं बहुत आगे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वह आपके सिलेबस का अंग नहीं है, और आप में से यदि जो मुझसे कभी रूबरू मिलते हैं तब निश्चित रूप से हम लोग इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप इसे एक अस्तित्वात्मक समस्या मानकर इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे अभी विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।